Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, और आज हम बात करने जा रहे हैं regarding passive movement. Now, this is a continued lecture on the series of lectures of range of motion exercises for physiotherapy students. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सुना था, पढ़ा था about the considerations of रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. तो पहला टाइप जो हम समझने वाले हैं इज पैसिव मूवमेंट. तो व्हाट इज पैसिव मूवमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जब हम बोलते हैं कि पैसिव मूवमेंट एक्सरसाइज या पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज? उसका क्या मतलब होता है? नाउ पैसिव मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ अ लिम्ब और बॉडी सेगमेंट that occurs without the active involvement of the individual's musculature and primarily induced by an external force. This force can be from various sources, जैसे ग्रेविटी हो सकती है, मैकेनिकल डिवाइस हो सकता है, मैनुअल असिस्टेंस हो सकती है किसी की तरफ से, या आपके किसी और बॉडी पार्ट से. देखो, समझो इस वर्ड को. इट्स यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ पैसिव मूवमेंट. सिंपल है बट अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट? So it is the passive movement is characterized by motion that occurs without the active involvement of individuals मस्कुलेचर. मतलब इंसान अपना खुद का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, ये इंड्यूस होता है बाय एक्सटर्नल फोर्स. जो मूवमेंट है, जैसे अगर मैं किसी का हाथ उठा के उसको फोल्ड कर रही हूँ और सीधा कर रही हूँ, तो दिस इज पैसिव मूवमेंट. ठीक है. अगर कोई चीज पड़ी है और आप वो ग्रेविटी से नीचे, अगर ऐसे उठाया है छोड़ दिया तो ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, वो पैसिव मूवमेंट है. ठीक है. तो ये फोर्स कुछ भी हो सकता है. ये फोर्स एक ग्रेविटी हो सकती है, ये फोर्स कोई डिवाइस हो सकता है जिससे मूवमेंट हो रही है, ये फोर्स फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है या कोई अटेंडेंट हो सकता है जो एक्चुअल में मूव कर रहा है बॉडी पार्ट को, या आप खुद भी हो सकते हैं जब आप अपना कोई दूसरा बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट को हेल्प कर रहा है मूव. जैसे मेरा ये हाथ, इस हाथ को, इस फोरआर्म को मूव कर रहा है, मूव करने में हेल्प कर रहा है, राइट? So this is all passive movement. Passive movement in simple words is something जहां पे पेशेंट की अपनी वॉलंटरीली मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई और उसके लिए वो मूवमेंट कर रहा है. ठीक है. दैट इज पैसिव मूवमेंट. सो दो टाइप की पैसिव मूवमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया. एक मैनुअल पैसिव हो सकती है और एक मैकेनिकल पैसिव हो सकती है. तो मैनुअल पैसिव मूवमेंट कब होगी? जब द मूवमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. कभी कभी इन सर्टन इंस्टेंसेस फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई केयर गिवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या पेशेंट खुद भी हो सकता है. ठीक है. ये सब सिनेरियो में ये मैनुअल पैसिव मूवमेंट होती है. मैकेनिकल पैसिव मूवमेंट अकर्स जब ये मूवमेंट, सेम मूवमेंट इज डन बाय मैकेनिकल डिवाइसेस. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंटिन्यूअस पैसिव मोबिलाइजर. ये एक मशीन होती है which can be used for passive movement and joint mobilization. Other devices that are available are springs, weights, pulleys, splints, plaster cast. ठीक है. ये सब भी यूज किए जा सकते हैं फॉर स्ट्रेचिंग एंड मोबिलाइजेशन पर्पस. जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी पेशेंट को अगर कंट्रैक्चर हो, तो वो कंट्रैक्चर को रिलीज करके उसको एक प्लास्टर कास्ट में डाल दिया जाता है. तो प्लास्टर कास्ट में डालने से क्या होता है कि वो उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है उस मसल की. ठीक है. दैट वे. Now, there are some principles, sorry, there are some principles on which this passive movement occurs, है ना. ये करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, दैट इज द पॉइंट. सबसे पहली चीज इज रिलैक्सेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जॉइंट मूव हो रहा है वो जॉइंट रिलैक्स स्टेट में हुए. क्या मतलब है इसका? पहली चीज मतलब वो स्ट्रेन में नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके लिए पहला चीज क्या करना है? पहली चीज ये करनी है कि पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को उस मूवमेंट को एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैंने ये फ्लेक्स करना है, तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि हमने रिस्ट ज्वाइंट की मूवमेंट करनी है, धीरे धीरे करेंगे जहां तक हम मूव करके लेके जा सके. अभी देखो, ये डिजीज नहीं है, इसको कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई सर्जरी नहीं हुई. जिसकी कोई ऑपरेट हुआ होगा, सर्जरी हुई होगी, कोई इंजरी हुई होगी, उसकी हो सकता है वो मूवमेंट सिर्फ इतनी की जाए, है ना. तो वो जितनी भी जा रही है वो रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे बढ़ेगा. बट दैट प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, ताकि फुल कोऑपरेशन हो सके. टू अचीव अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इज वेरी एसेंशियल, सॉरी, इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट. वरना क्या होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा सा मूव कर देगा उसको, तो उससे नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. नॉट टिपिकली, another thing that the physiotherapist needs to do is to stand close to the joint जहां पे
मूवमेंट होनी है। अगर मुझे इस हाथ की मूवमेंट करनी है तो मैं यहाँ खड़े होके यहाँ से मूवमेंट नहीं करूंगी, मुझे इसी साइड में खड़े होना है और इस हाथ की मूवमेंट करनी है। आई हैव टू बी क्लोज टू द जॉइंट, आई हैव टू बी एबल टू होल्ड इट इन सच अ वे सो दैट आई कैन देयर बी ईज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, तो वो स्ट्रेन ना पड़े। सेकेंड थिंग आ जाती है फिक्सेशन। फिक्सेशन का क्या मतलब है? फिक्सेशन का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट हो रही है इंडिविजुअल जॉइंट्स पे, देयर हैज टू बी विद द एम ऑफ अचीविंग मैक्सिमम इफेक्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द रेंज ऑफ मोशन इन अ स्पेसिफिक जॉइंट बीइंग टारगेटेड। अब ये करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बोन जो सबसे क्लोज है उस जॉइंट को, उसको इमोबिलाइज करना होता है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ, सपोज किसी को मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये जी हाथ को फ्लेक्स करना है ना, तो जी उससे ये हो नहीं तो ऐसे करी जाए, मैंने फ्लेक्स कर लिया जी, मैंने फ्लेक्स कर लिया, मैंने फ्लेक्स कर लिया, है ना, क्योंकि उससे ये मूवमेंट हो नहीं रही तो वो इस पे जोर लगाएगा। वेरी कॉमनली थाइज में, लोअर लिम्स में बहुत कॉमन होता है कि लोग थाइज को मूव करने लग जाते हैं जबकि उसको उनको री को मूव करना है, ठीक है, बिकॉज ये मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो दूसरे बोन को, जॉइंट को मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स दिस जॉइंट फर्स्ट, दिस बोन फर्स्ट। तो आप इस बोन को फिक्स करते हैं सो दैट ये मूवमेंट यही होवे, ये ना होवे, ठीक है, क्योंकि हम फोर आर्म की मूवमेंट करना चाहते हैं, रिस्ट सॉरी एल्बो जॉइंट की मूवमेंट करना चाहते हैं, ना कि शोल्डर जॉइंट की, राइट। तो एल्बो जॉइंट की मूवमेंट के लिए हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, ह्यूमरस को फिक्स करना पड़ेगा ताकि हमारी एल्बो जॉइंट मूव हो सके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें फोर आर्म को फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये मूवमेंट कर सके। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो सकता है कि हाँ मैंने मूव किया, मैंने मूव किया, राइट, दिस इज व्हाट द पेशेंट विल डू बिकॉज उससे नहीं होगा इसीलिए। या आप भी अगर पैसिवली कर रहे हैं तो अननोइंगली आप ये करोगे, तो इसीलिए आप इसको होल्ड करके आप इसको मूव ऐसे करोगे फिर, ठीक है, विद सपोर्ट ऑब्वियसली। So proper fixation should be as close as possible to the joint line in order to localize the movement. कि जितना भी आप देखो कितनी दूर से पकड़ोगे और कितने पास से पकड़ोगे, कोशिश करनी पास से पकड़ो सो दैट ये मूवमेंट और एक्यूरेट हो सके, ठीक है। जैसे अब हमने बोला था लोअर लिम्स में वोर्टी बहुत कॉमन है। अगेन देखो अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो इंस्टेड ऑफ फ्लेक्सिंग, अगर सपोज ये पैर है ना, तो आप ये अगर ये थाई, ये हिप का एरिया है और हम बोल रहे हैं कि थाई से हमने फ्लेक्स करना है, तो हो सकता है वो उसको फ्लेक्स करने की बजाय वो उसको एक्सटर्नली रोटेट कर देवे। दैट मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज आप फिक्स नहीं कर रहे हो सही से, ठीक है। Now, next is assistance. Now, for a state of ease and to instill assurance within the patient, it is very important to कि वो सेक्शन जो है वो सिक्योरली और कंफर्टेबली होल्ड किया जाए। उससे क्या होता है कि पेशेंट को होगा कि हाँ भी इन्होंने पकड़ा है, ये असिस्ट कर रहे हैं मुझे, तो ये मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। नाउ कई बड़ी इवन सस्पेंशन की जाती है, लटकाया जाता है उसको, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, सो दैट सपोर्ट मिले, ठीक है। So it's very important to support it properly and assist it properly. फिर आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन इज अनदर थिंग विच इज डन कि जो आप लॉन्ग एक्सिस में, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में बोन की, सपोज अगर ये दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस बोन, है ना, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में आप खिंचाव करते हो, खींचते हो उसको। उसको खींचने से क्या होता है कि जॉइंट की स्पेस जो है वो बढ़ जाती है और मूवमेंट बेटर हो जाती है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स में जिनको आर्थराइटिस है ना, उनमें अगर आप वो जॉइंट को थोड़ा सा, जैसे ये जॉइंट है, हमें ये मूवमेंट करनी है जॉइंट की, है ना, सपोज, तो इसको अगर ये बिल्कुल अटक अटक के जा रहा है तो उसको पेनफुल बहुत होएगा। यही अगर ट्रैक्शन देके आप फिर करोगे तो पेशेंट वो मूव कर पाएगा, ठीक है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड ट्रैक्शन। देन आ जाता है रेंज। द रेंज ऑफ मोशन कैन डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर बंदे की अपनी रेंज ऑफ मोशन, देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, एल्डरली में, इवन नॉर्मल ह्यूमंस में, नॉर्मली सॉरी इवन एडल्ट्स में, विच आर नॉट एल्डरली, मतलब नॉर्मल एडल्ट्स हम बोल रहे हैं, उनमें, बच्चों में, हर एक में रेंज ऑफ मोशन अलग होगी, हर इंसान की रेंज ऑफ मोशन अलग होगी कुछ हद तक। तो पहली चीज है टू इवेल्युएट कि व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन ऑफ दैट पर्सन। आप कहते हो कि भाई ये है एक्सटेंशन हमारी, मेरी इतनी हो रही है, किसकी शायद इतनी होती हो, किसी की शायद इससे भी ज्यादा होती हो, है ना, तो रिस्ट एक्सटेंशन कितनी है ये आपको कैसे पता चलेगा? अभी आपको क्या करना है कि जो अनअफेक्टेड लिम है, एक लिम में तो प्रॉब्लम है, दूसरी लिम अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड लिम की मूवमेंट करके देखनी है पैसिवली कि कितनी हो रही है। तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर जॉइंट में इतनी है, उसके हिसाब से आपने फिर जो अफेक्टेड जॉइंट है उसकी मूवमेंट करनी है, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली इट इज एडवाइजेबल टू इवेल्युएट द अनअफेक्टेड साइड to know the normal range available in a specific joint of the patient. Now, when conducting relaxed passive movements,
ensure that the extensibility of the muscles that crosses the joint, allowing the complete range of motion. ये पर्टिकुलरली क्रिटिकल होता है जहां पे मसल दो जॉइंट से ज्यादा क्रॉस कर रहे होते हैं उनमें. देन वी टॉक ऑफ द स्पीड एंड ड्यूरेशन. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप स्पीड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने पहले ऐसे किया, दूसरी बार ऐसे किया, तीसरी बार ये कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, हैज टू हैव अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए. कंसिस्टेंट मूवमेंट रखिए, सही सही उतने ही मूवमेंट, उतनी ही स्पीड से मूवमेंट करिए. धीरे धीरे लेटर ऑन आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, आप मूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, बट एक इनिशियल स्टार्ट जो एक सेशन में आप मूवमेंट करने वाले हैं, वो आपकी वेलोसिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए फॉर द एंटायरिटी ऑफ द मूवमेंट, स्टार्टिंग एंड एंड में भी. ठीक है. नाउ द सेट्स और रेपिटेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, बट जनरली हम कहते हैं कि कोई भी एक जॉइंट की जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो अराउंड 10 to 15 सेट्स ऑफ रेपिटेशन जो होती है पर सेशन पर सेट होनी चाहिए. कम से कम 10 to 15 repetitions should be there, so that helps in improving the range of motion. Now what are the indications? कब हम करते हैं passive range of motion exercises? एक होता है जब acute inflammation होती है. ठीक है, acute inflammation जो होगी वो healing process को हिंडर करती है, मतलब सॉरी अफेक्ट करती है. तो जब एक्टिव मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होती उस टाइम पे, और अगर करेंगे तो हो सकता है कि नुकसान करें. ठीक है, तो इसीलिए जनरली 2 से 6 दिन तक जो इन्फ्लेमेशन से रहती है in the body, in that particular area of injury, so it's avoided during that time. लेकिन after that initial acute phase of inflammation सबसे पहले passive movements शुरू होती हैं, उसके बाद active movements शुरू होती है. ठीक है. Then passive movements are indicated in patients who are unable or advised against doing active movements. जैसे कि सपोज कोई कोमा में है, किसी को सपोज एक साइड का पैरालिसिस है ना, तो वो ऑब्वियसली वो उस साइड का नहीं कर पाएगा, वो आपको पैसिव करना पड़ेगा. ठीक है. या किसी को कंप्लीट बेड रेस्ट बोला गया है तो उसको वो शायद नहीं कर पाएगा, तो आपको करना पड़ेगा. राइट. Then passive movements also serve as a valuable tool for therapists to evaluate the integrity and functionality of joints, encompassing assessment of range of motion and feel and the identification of any potential restriction or abnormality. देखो, एक आपको एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन समझने के लिए पैसिव मूवमेंट करनी पड़ी, जैसे हम बोल रहे थे ऑपोजिट साइड की पैसिव मूवमेंट करके आप समझेंगे कि एक्चुअल रेंज ऑफ मोशन क्या है. फिर कभी कभी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आल्सो डन थ्रू एज टू नो कि कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई abnormality है कि नहीं है जॉइंट में. ठीक है. Then passive movements are also further done to stimulate the blood flow. हमने क्या बोला था, बेनिफिट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, कि इंप्रूव सर्कुलेशन होगी, तो उससे क्या होगा, टिश्यू और उसकी सराउंडिंग एरिया की सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, न्यूट्रिशन की डिलीवरी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी ज्यादा होगी, तो हीलिंग बेटर होगी. इसीलिए पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस किए जाते हैं. अब हमारा गोल क्या है जब हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है? सबसे पहला जो गोल है वो है कि जो हमने इतना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इमोबिलाइजेशन होने से इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो नेगेटिव इफेक्ट्स ना होए. सो टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम इमोबिलाइजेशन, जैसे कि कार्टिलेज डिजनरेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्चर बन रहा है, एडिशन हो रही है, सर्कुलेशन इंपेयर हो रही है, ये सब ना होए, उसके लिए हमें पैसिव मूवमेंट करनी होती है. ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला गोल है. अब स्पेसिफिकली हम क्या क्या करते हैं? हम करते हैं टू मेंटेन मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, टू मिनिमाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स, टू improve the muscle elasticity, assist in promoting circulation and vascular dynamics, facilitate the synovial movement to enhance cartilage nutrition and facilitate the diffusion of materials within the joint, to alleviate pain को reduce करना, and facilitate the healing process post injury या surgery, and enhance the patient's awareness of the movement. Patient को दिखाना कि देखो ये movement हो सकती है ना. Then to assess the limitations in motions, determine the joint stability, evaluate muscle and soft tissue elasticity, and demonstrate desired motions during active exercise programs. These also serve as a preparatory measure before passive stretching techniques in readiness for stretching exercises. समझने के लिए कि कितना range of motion है, कितनी stretching हो सकती है, ये समझने के लिए भी passive movements की जाती है. Now what comes to the next thing is कि कब नहीं करनी, very important again, है ना, when not to do passive movement. One is obviously जब fracture है, अक्यूट फेज ऑफ फ्रैक्चर में जब तक उसको स्टेबलाइज नहीं करा गया है, जॉइंट डिसलोकेशन है, स्टेबलाइज नहीं करी है आपने, पैसिव मूवमेंट नहीं करनी है, इट इज गोइंग टू कॉज मोर हार्म. जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इनिशियल जो 2 से 6 दिन हम बोल रहे हैं कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन के होते हैं, उसमें पैसिव मूवमेंट्स नहीं होती हैं. अक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, अगेन द सेम थिंग, अक्यूट इंजरी है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इसलिए हम उसमें पैसिव मूवमेंट नहीं करेंगे. जब सिवियर पेन है, थोड़ा सा भी मूव करने पे पेशेंट को बहुत पेन हो रही है, तो हमने पैसिव मूवमेंट नहीं करनी है.
हमने जिद में नहीं रखना है कि नहीं हमको मूवमेंट करनी ही पड़ेगी ना। उसका पहले पेन रिलीफ करो, उसके बाद मूवमेंट देखो कि कितनी हो सकती है, क्योंकि पेन इटसेल्फ कैन इंड्यूस अ लॉट ऑफ इश्यूज, अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लोगों को पेन से एमआई भी हो सकता है, तो इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अगेन नेक्स्ट इज रिसेंट हेमरेज और थ्रोम्बोसिस। अगर कहीं कोई एम्बोलिज्म है, एम्बोलस है, और पेशेंट को हेमरेज हुआ है, थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो अगर आप और हिलाओगे तो एम्बोलस हो सकता है डिसलॉज होके और हेमरेज या थ्रोम्बोसिस करे कहीं पर। तो इसीलिए आपने अवॉइड करना है। प्रिकॉशन लेना है जब रिसेंट सर्जरी है, ध्यान से करना है, सूचर ना खुल जाए या ब्लीडिंग ना होनी शुरू हो जाए। अगर जॉइंट इनस्टेबल है, किसी किसी होता है ना जैसे शोल्डर जॉइंट बार बार निकल जाता है, तो अगर वो इनस्टेबल है तो उसको, अनस्टेबल है तो उसको इंस्टेबिलिटी में आपने ध्यान रख के प्रिकॉशन से मूवमेंट करनी है। कहीं पे कॉन्ट्रैक्चर है तो बहुत ध्यान से करना है, धक्का नहीं मारना है कि हमको इसको सीधा कर ही देना है, अभी कॉन्ट्रैक्चर है तो भी हम सीधा कर ही देंगे ना, वो टूट सकता है, इट कैन कॉज फ्रैक्चर्स। तो इसीलिए उसको लिमिटेड, धीरे धीरे जैसे जैसे रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, प्रिकॉशन से करना है, ठीक है। So this is about passive range of motion exercises. So you see that the topic is very simple, very basic. आपको लगेगा ये सब तो हमको पता ही था, है ना? But it is again the scientific basis, the principle behind passive movement that is important. So इसका next lecture हम करेंगे on active movements and then another one on the picture examples of range of motion exercises, जहाँ पे अलग अलग pictures से मैं आपको range of motion exercises समझाऊंगी। तो आपने वो सब lectures को attend करना है and समझ लेना है। I hope you like the lecture. I hope you've understood it. It's a very simple topic, but do hear it properly and understand the topic. If you like the lecture, press the like button. If you have any comments, mention in the comment box below. And don't forget to subscribe our channel. And till we meet again, bye bye. Take care.